ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो लगभग सबकी ज़रूरत भी है सबकी आवश्यकता भी है और सबकी जिम्मेदारी भी है। अभी आजकल लगभग पिछले 2 महीने से एक चर्चा हर जुबान पर है। क्या आप गांव में चले जाएं, बहुत इंटीरियर से इंटीरियर गांव में चले जाएं, या आप सिटी में चले जाएं, टाउन में चले जाएं, या मेट्रो सिटी में जाएं, या कहीं गंगा के किनारे साधना करते हुए एक साधु की कुटिया में जाएं, सबकी जुबान पे है। जो लोग बिल्कुल ही अबोध हैं, इस बाहर की भौतिक दुनिया से कनेक्ट नहीं हैं, उनको छोड़ा जा सकता है। वरना भारत में आज हर व्यक्ति ये पूछ रहा है कि सुशांत सिंह को किसने मारा। आप समझ गए सब मैं किस विषय की बात कर रहा हूं? सुशांत सिंह को किसने मारा। और ये एक सुशांत की बात चल रही है, ना जाने यहां कितने सुशांत रोज मर जाते हैं। कुछ मन से मर जाते हैं और कुछ तन से मर जाते हैं। जब कोई तन से मर जाता है, जब किसी का शरीर छूट जाता है, तब हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति मर गया, या इसको मार दिया गया, या इसने खुद मृत्यु का वरण कर लिया। लेकिन यहां मन से कितने लोग मरते हैं? तन से तो उस संख्या में बहुत कम लोग मरते हैं। तो एक व्यक्ति तो मर जाता है, मन से भी और तन से भी। जैसे सुशांत सिंह, मारा किसी ने हो या स्वयं मरा हो, ये टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक ये है कि यहां कितने सुशांत रोज मरते हैं। मन के तल पर तो गिना ही नहीं जा सकता, लेकिन तन बॉडी के लेवल पे कुछ हम आंकड़े जुटाते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, एक सेलिब्रिटी थे, फिल्म स्टार थे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं, एक अच्छी वेल एस्टेब्लिश फैमिली से आते हैं। ऐसे कितने सुशांत हैं और उनके माता पिता हैं जिनका पता भी नहीं चलता। तो जिम्मेदार तो ये समाज उनके लिए भी है, कोई तो जिम्मेदार है। तो आज सुशांत सिंह केस में बार बार पिछले कुछ दिनों से ऐसा माइंड को तैयार कर दिया गया, या माइंड हो गया इस तरह की खबरें सुन सुनकर। आज अगर अभी सर्वे करा लिया जाए तो देश का 90% वर्ग बोलेगा कि रिया चक्रवर्ती ने ही उसको मारा है, जो उसकी प्रेमिका है। अभी तक उसकी प्रेमिका है वो। उसके तन के, सुशांत सिंह की बात कर रहा हूं, सुशांत सिंह के तन के, मन के और उसकी आत्मा के करीब है ये रिया चक्रवर्ती। क्योंकि प्रेम
सब सीमाएं तोड़ देता है, शरीर की सीमाएं भी तोड़ देता है और मन की सीमाएं तोड़कर भी एकात्म हो जाता है। मैं प्रेम की बात कर रहा हूं। तो रिया चक्रवर्ती ने मारा सुशांत सिंह को, या जो और उसके साथ काम करने वाले लोग थे उन्होंने मारा, या कोई और प्रेशर रहा उस पर, जैसे कभी अलग अलग लोगों के नाम आते रहे फिल्म इंडस्ट्री के, जैसे शाहरुख खान है, आमिर खान है और ये सलमान खान है, करण जौहर है, महेश भट्ट हैं। इस तरह के बहुत सारे नाम खबरों में मिले कि इन सब की कोई साजिश है। चलो इस एक सुशांत में मान लेते हैं कि कुछ चंद लोगों की साजिश है, लेकिन कितने दिन से? फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए उसको अभी कितने दिन हुए थे? अभी जो मुझे खबरों से ज्ञान हुआ वो लगभग 33 ईयर का बच्चा या पुरुष कह सकते हैं वो है। मैं तो कहूँगा है। अगर हम ये कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, तो सुशांत सिंह है। उसका शरीर मरा है, मन का भी कुछ हिस्सा अभी है। तो इस सुशांत सिंह को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए, मुंबई में आए हुए कितने दिन हुए? 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है सुशांत सिंह, ये परिस्थितियों से या अपनी मन स्थितियों से या इसके आसपास का जो वातावरण था, कितने लोग होते हैं हमारे जीवन में, बहुत ज़्यादा आप देखोगे 2, 4, 10 लोगों की लिस्ट बनाओगे जिनका हमारे जीवन में सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है या उनके जीवन पर हमारा पड़ता है। ये बहुत नज़दीक के लोग होते हैं। तो ये सब अपने नज़दीक के लोगों के साथ वो रहता था और या तो उसने सुसाइड कर लिया, सोचो क्या परिस्थिति बनी होगी, या उसको इन लोगों ने मार दिया, सोचो क्या परिस्थिति बनी होगी। एक तरफ मरने वाला एक है, एक तरफ मारने वाले कई लोगों पे उंगलियां उठ रही हैं। तो मरने वाले के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो मारने वाले हैं इनके बारे में भी सोचो कि आखिर ये परिस्थिति क्यों बनी कि इन्हें अपने साथ रहने वाले, उसी के साथ में काम करने वाले इन्हीं लोगों ने उसको मार डाला। सोचो, इनके बारे में भी सोचो। ये 4, 5, 6, 10 लोगों पे जो उंगलियां उठ रही हैं, मारा या नहीं मारा ये एक अलग बात है, इनके बारे में भी सोचो। और जो बच्चे मर जाते हैं परिस्थितियों के कारण, मन स्थिति के कारण, डिप्रेशन में जाकर, फ्रस्ट्रेशन में जाकर, एंजाइटी में जाकर, यही बच्चे फिर हाइपरटेंशन में चले जाते हैं, यही बच्चे फिर ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं और यही बच्चे फिर सुसाइड कर लेते हैं, या कोई इनके आसपास का व्यक्ति अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण ऐसे लोगों की हत्या कर देता है। तो उन सब बच्चों के बारे में भी सोचो। मुझे जो लगता है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उसमें समाज का हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार है, कोई एक नहीं, हर व्यक्ति जिम्मेदार है आज सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या का, दोनों ही में।
तो समाज के हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी होगी और इस बात पे विचार करना होगा, चिंतन करना होगा कि हम कैसे जिम्मेदार हैं। और एक सुशांत सिंह नहीं, जितने लोग भी अकाल मृत्यु मरते हैं, समय से पहले मरते हैं, परिस्थितियां कोई भी रहें, उन सब का जिम्मेदार समाज का हर एक व्यक्ति है। और जो लोग जिम्मेदार हैं वो जानते हैं, वो फाइट कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं इस व्यवस्था से, और व्यवस्था को बनाने वाले भी ये लोग खुद हैं। तो ऐसा समझो कि मेरा ये हाथ व्यवस्था बनाता है और ये हाथ इससे लड़ना चाहता है, ऐसा चल रहा है। दोनों हाथ एक ही हैं, लेकिन जब हमारे खुद पे जिम्मेदारी की बात आती है तो हम किनारा कर लेते हैं। जब दूसरों पे उंगली उठाने की बात आती है तो फिर हमारा पूरा तंत्र उंगली उठाने का ही काम करता है, सेल्फ रियलाइजेशन का काम नहीं करता, स्वयं के प्रति कभी जिम्मेदार नहीं बनता, स्वयं के प्रति कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील नहीं करता। सजा चंद लोगों को हो जाती है, लेकिन समाज का हर व्यक्ति उस अपराध के लिए जिम्मेदार है, उस अपराधी के लिए जिम्मेदार है। अब अपराध में दो ही लोग होते हैं, एक जिसको पीड़ा मिलती है और एक वो जो पीड़ा देता है। लेकिन देने वाले के बारे में भी सोचो और जिसको पीड़ा मिल रही है उसके बारे में भी सोचो। यानी कि मरने वाले के बारे में सोचो और मारने वाले के बारे में भी सोचो। मरने वाला तो मर गया, लेकिन मारने वाले को बचाया जा सकता है। और इस व्यक्ति को अगर नहीं भी बचा पाते तो आने वाली जनरेशन को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, कल को वो फिर कहीं किसी को मारने वाला ना बने। बहुत बहुत तरह से हम अपने आसपास के लोगों को मारते हैं, बहुत बहुत तरह से। हमें केवल शरीर की मार पिटाई दिखाई देती है, लेकिन मन के तल पर हम कितना एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, कितना मारते हैं, कितना मैनिपुलेट करते हैं, सोचो जरा। कंट्रोल करना अपने परिवार को, अपने बच्चों को। अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रोंग हैं तो आप निश्चित ही अपने परिवार को कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। यही बात समाज पे है। तो अगर हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो हम समाज के लोगों को नहीं समझा सकते, तो हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो फिर अपराध करती है। जितने बड़े बड़े अपराधी हैं, जब उन पर साइकोलॉजी के जो मनोवैज्ञानिक हैं, जब वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं कि ये व्यक्ति हत्यारा क्यों बना, इस व्यक्ति ने इतने रेप क्यों किए, इस व्यक्ति ने इतने बच्चों की हत्या क्यों की, तरह तरह की आपराधिक प्रवृत्तियां व्यक्ति के भीतर पनप जाती हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जरूर हमारे पालन पोषण में कहीं कमी है। माता पिता इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। उसके बाद बच्चा आसपास का जो समाज का वातावरण है उसको देखता है, और उसके बाद जो आपके स्कूल हैं, कॉलेज तो बहुत बाद की बात है, कॉलेज तक तो परिपक्व हो चुका होता है। इसलिए कॉलेजों में जाकर बच्चे जो हैं, जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें खास करके, प्राइवेट में व्यवस्था बदल गई है। ये केवल वहाँ झंडा उठाने का, लड़ाई झगड़े करने का और अध्यक्ष पद में चुनाव जीतने का ही तो सब खेल खेलते हैं वहाँ। और एक तरह से वो संसार में जाने से पहले हमारी सरकारों की अब तक की व्यवस्था रही कि अब तुम संसार में जा रहे हो, उसकी डिग्री ले लो, वो सारे दांव पेच सीख लो जो तुम्हें आगे काम आएंगे। अब चाहे ऑफिस में हो, चाहे वो किसी सर्विस में हो या किसी बिजनेस में हो, यानी कि अब तुम्हें उस समाज के बीच में छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा शादी विवाह कर दिया जाएगा, तुम्हें जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी।
लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है माता पिता की, फिर आसपास का जो उसका परिवार है, कुटुंब है, और जो लोग हैं परिवार के, वो भी व्यक्ति के निर्माण में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं जितनी माता पिता निभाते हैं। कई बार उससे भी कोई बहुत बड़ी भूमिका निभा जाते हैं कोई परिवार के बड़े बुजुर्ग, कोई दादी है, कोई नानी है, कोई बुआ है, कोई चाची है, कोई ताई है, कोई दादी है, कोई दादा है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई भाई है। ऐसे बहुत सारे जो परिवार के लोग हैं, ये उस एक व्यक्ति जो इनके परिवार में जन्म लेता है उसके निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो जिम्मेदारी पूरे समाज की है और हम सबसे पहली जिम्मेदारी मैं मानता हूं माता पिता की है, फिर हमारे परिवार की है, उसके बाद जो स्कूल में बच्चा जाता है वो क्या संस्कार डालता है इस पे बहुत निर्भर करता है। लेकिन अब हम कहाँ भाग रहे हैं? जिसके पास थोड़े से पैसे होते हैं वो कहता है कि जो क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल हैं उसमें बच्चे को भेजना है, उसी के स्टैंडर्ड के, उसी के समतुल्य दूसरे स्कूल होंगे जो भारतीय लोगों के होंगे, उसमें आपकी प्रेफरेंस जो है, चॉइस जो है, वो नंबर 2 पे होती है, मजबूरी में होती है। लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरी कर रही है वो वही कर रही है जो उसको उसके समाज ने सिखाया, उसके धर्म गुरुओं ने सिखाया। जिस मिशन के लिए वो भारत आते हैं या जिस मिशन में लोगों को सहयोगी बनाते हैं, वो उनका मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाइयत की तरफ चलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म ग्रहण करें। और एक जन्म में नहीं होता, ये व्यक्ति की जड़ों को कमज़ोर करने के लिए कई जन्म लगते हैं। उसके भीतर अगर आपने ईसाइयत के संस्कार डाल दिए तो अगला जन्म ईसाई के घर में ही होना है, क्योंकि उसके अंदर जो संस्कार है, ईसाइयत कहो या पश्चिमी सभ्यता कहो या वेस्टर्न कंट्रीज कहो, यूरोपियन कंट्री कहो, उधर वो क्रिश्चियन कंट्रीज ज़्यादा हैं। तो हम चाहते तो वैसा जीवन है, और बच्चे हम चाहते हैं कि भगवान राम जैसे पैदा हो जाएं, श्रवण कुमार जैसे पैदा हो जाएं। नहीं, ये गलती कहीं हमसे हो रही है। हमारी मानसिकता, परिवार की मानसिकता और स्कूल का जो एक माहौल है उसकी मानसिकता से बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जब वो नर्सरी प्ले क्लास में आता है, धीरे 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 वो +2 तक जाते जाते परिपक्व हो जाता है। तो देखा जाए तो स्कूलों की बहुत बड़ी भूमिका है। इतने घंटे बच्चा अपने माता की गोद में नहीं रहता, परिवार से भी दूर बाहर खेलने में मस्त रहता है। लेकिन स्कूल के जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें बच्चा लगभग 5 से 6 घंटे रहता है, और घर जाकर भी स्कूल की याद बनी रहती है, अपने होमवर्क की याद बनी रहती है, अपनी किताबों की याद बनी रहती है। तो ये जो स्कूल हैं ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं व्यक्ति के निर्माण में। तो सुशांत सिंह कोई ऐसे वैसे स्कूलों में नहीं पढ़ा हुआ है, आप इसकी हिस्ट्री निकालो, किस तरह की एजुकेशन रही, किस तरह का लाइफ स्टाइल रहा। और मैं कहता हूँ आज जो अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है, खाना बनाने वाले को बुलाया जा रहा है, रिया चक्रवर्ती हैं, उसके जो और जीवन में पहले कुछ मेल फीमेल उसके फ्रेंड रहे उन सबको बुलाया जा रहा है, सबको शक की दृष्टि से देखा जा रहा है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को देखा जा रहा है। क्यों नहीं उसकी फैमिली को देखते? क्यों नहीं जब से उसका जन्म हुआ उसका पालन पोषण किस किस तरह से हुआ, इसको क्यों नहीं देखते? सुशांत सिंह ने आत्महत्या की तो इस आत्महत्या में कहीं ना कहीं उसका परिवार शामिल है। क्या उन्होंने परिस्थितियों से बच्चे को लड़ना नहीं सिखाया?
क्या वो संस्कार नहीं दिए? आज से 50, 60, 70 साल पहले पीछे चले जाओ, एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन संस्कार थे, और ये संस्कार मिलते थे स्कूलों से, गुरुकुल से। वहाँ जो आपके शिक्षक हैं, वो जो गुरु है, वो सिखाता था संसार में कैसे रहना है। इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के जगत में प्रवेश कर रहे हो अब तुम, सिखाता था। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी परिस्थितियों से हार मान ली और उसने हार गया वो। तो शिक्षा में कमी है। अगर आपका विद्यार्थी, आपका शिष्य हार रहा है जीवन की इस जंग में, अगर वो हार जाए तो समझो कि उसके गुरु का दोष है। गुरु कच्चा है। किसी भी क्षेत्र में देख लेना इस बात को। तो शिक्षा ही अगर हमारी ऐसी होगी, संस्कार ही ऐसे होंगे कि थोड़ा सा प्रेशर आते ही, थोड़ा सा किसी षड्यंत्र में हम फंस जाएं, या हम षड्यंत्र का शिकार हो जाएं, या कुछ लोग मिलके हम पे ऐसा माहौल बना दें, तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? और फिर सारे दुनिया की मीडिया और सब पूरा तंत्र उसके पीछे लग जाता है। जो आदमी मर गया, कितना रुपया खर्च होता है, जो जांच चलती है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मरे हुए आदमी पे यूज हो रहा है, और जो जिंदा लोग हैं उनकी कोई परवाह नहीं है, उनकी कोई परवाह नहीं है। और सरकारें ऐसी अंधी हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, और सरकारी स्कूलों की क्या हालत है आप देख लो। इतना बड़ा फंड रिलीज होता है शिक्षा के नाम पे कि आप सोच नहीं सकते, और शिक्षा का स्तर क्या है वो आप देख लो। और जो ठीक इसके अगेंस्ट कुछ पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल कार्य कर रहे हैं, तो सरकार को ऐसा लगता है कि ये हमारी जो नीति है कि लोगों को नाम के लिए पढ़ा दो, लेकिन वो शराब पे ही बिक जाएं, वो थोड़े से पैसों में बिक जाएं, वो बिजली फ्री में बिक जाएं, वो 2 रुपये किलो के आटा दाल चावल में बिक जाएं, अपना वोट बेच देते हैं। ऐसी शिक्षा सरकारों को चाहिए, ऐसे कमजोर लोग चाहिए राज करने के लिए। लेकिन अगर कोई अच्छी शिक्षा देने आ रहा है तो ये पूरा सरकारी जो तंत्र है ये उसको मिटाने में लगा हुआ है। और जो लोग इस बात को समझ गए वो जानते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, कर्ज लेकर भी करते हैं, जो समझ गए। तो इसमें गरीबी अमीरी का कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो नहीं समझे तो वो शिक्षा की कीमत को ही नहीं समझ रहे, वो संस्कारों की कीमत को नहीं समझ रहे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदू बहुत सारे धर्मों में बटा हुआ है। बहुत धर्म मीन्स कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। तो यहाँ ऐसी भी व्यवस्था है कि हर वर्ण में गुरु है। ऐसा नहीं समझना कि ब्राह्मण ही गुरु होते हैं। अगर क्षत्रियों की बात करें तो वहाँ भी गुरु हैं। अगर वैश्य की बात करें तो वहाँ भी उस गुरु तत्व जिस बुद्धि में जागृत हो जाता है, ऐसे लोग हैं। और शूद्र में भी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की व्यवस्था थी कि गुरुकुल में ब्राह्मण के बच्चे हैं तो ब्राह्मण के ही पढ़ेंगे। लेकिन प्रकृति ने, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, हर कुल में गुरु हैं। शूद्र में भी हैं, वैश्य में भी हैं, क्षत्रिय में भी हैं और ब्राह्मण में भी हैं। और ब्राह्मणों की स्थिति आप देख लो, ब्राह्मणों के लिए हमेशा गुरुकुल रिजर्व रहे। हर जगह इनको ऐसा माना गया कि ज्ञान के हकदार यही हैं, ज्ञान यही प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्राह्मणों की स्थिति देख लो, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया ये आप सब जानते हैं। तो चलिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी शिक्षा और हमारे परिवार के द्वारा दिए गए संस्कार, वो माता पिता हैं और परिवार के नज़दीक के लोग हैं, और फिर समाज के द्वारा कैसी परिस्थितियां निर्मित कर दी जाती हैं,
तो गुरु को, खास करके स्कूलों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, समाज को लेनी चाहिए, परिवार को लेनी चाहिए, माता पिता को लेनी चाहिए कि कहीं हमारी शिक्षा में कमी रह गई। स्कूलों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस स्टूडेंट को पढ़ाने में, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश की किताब आप कितने दिन लेके घूमते हो? जहाँ स्कूल कॉलेज छूटा वो सब आपके सब्जेक्ट का जो बुक्स हैं वो सब छूट जाती हैं। फिर जो आपकी समझ विकसित हुई, आपका ज्ञान विकसित हुआ, आपके संस्कार विकसित हुए, उससे आप पूरा जीवन या तो सुखी रहते हैं या दुखी रहते हैं, या तो आप जीत जाते हैं या तो आप हार जाते हैं। तो जिम्मेदारी माता पिता को, परिवार को, समाज को और जो शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल कॉलेज हैं, उनको लेनी चाहिए कि आज अगर सुशांत सिंह मरा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उसको उस शिक्षा नहीं दी कि कैसे संघर्ष का सामना करना है, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी साक्षी रहकर उससे गुजर जाना है। हमारी कमी है। और अगर मार दिया गया कुछ लोगों ने मिलके, तो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमने ऐसे बच्चे पैदा कर दिए, हमने ऐसी शिक्षा और संस्कार दे दिए कि वो दूसरों को मारने का काम कर रहे हैं। कहीं कमी रह गई इसमें। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, पैसा लें, कोई बात नहीं, पैसा देने वाले लोग हैं, आप जबरदस्ती नहीं लेते। इसलिए जो उंगली उठती है ये वो लोग उठाते हैं जो आपके स्कूल कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका इतना अभी बौद्धिक स्तर विकसित नहीं है, तो वो निंदा में करते हैं। जो पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं वो गर्व महसूस करते हैं स्कूलों का नाम बताकर या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताकर। और मैं अनुभव से बोल रहा हूं। एक समय मेरी एक बेटी का एडमिशन होना था और मुझे ये बताया गया कि अमेठी यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत महंगी है, उसमें बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं, आम आदमी के बच्चे नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है, महंगा है। तो संयोग ऐसा बना कि मेरी बेटी को अमेठी यूनिवर्सिटी से ऑफर आ गई। तो उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि अमेठी में ही पढ़ाना है। दूसरी अपॉर्चुनिटी थी उसके पास, दूसरे कॉलेज थे, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कॉलेज थे, डीयू के कॉलेज थे। और एकेडमिक वैल्यू उस समय उनकी ज़्यादा थी, वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी। तो मैं भी जब उसका एडमिशन हो गया अमेठी में, तो मैं भी बड़े गर्व से बताता था कि मेरी बेटी अमेठी में पढ़ती है। नहीं, अगर आवश्यकता नहीं है तो भी मैं बताता था, क्योंकि उस बात का मैं आनंद लेता था कि अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में, जहां देश के पढ़े लिखे लोग, ब्यूरोक्रेट्स कोई साधारण लोग नहीं हैं, बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, बड़े कंपटीशन के बाद यहाँ पहुँचते हैं वो इस पोस्ट पे, तो उनके बच्चे, उनकी चॉइस अमेठी है। बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं या वो राजनीतिक लोग हैं या जिस तरीके से भी वो अमीर हैं, उनकी भी यही है। तो मैंने कहा कि भाई मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, वहीं पढ़ाएंगे। तो बड़ा प्राउड फील करते थे। तो पैसा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संस्कार देना बहुत आवश्यक है। तो स्कूल कॉलेज फीस ले रहे हैं, लेते रहें, लेकिन वो संस्कार दें। अगर लाखों रुपए खर्च करके किसी अभिभावक ने, किसी बच्चे के माता पिता ने, किसी परिवार के लोगों ने स्कूल को चुना है, कॉलेज को चुना है, तो कॉलेज और स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन फिर बात संस्कार की आ जाती है। ये जो पश्चिमी संस्कृति के स्कूल हैं, क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल हैं या उस मानसिकता के लोगों के स्कूल हैं, ये संस्कार वही देंगे कि या तो आप मर जाओ या आप किसी को मार दो।
तो कुल मिला के मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्कूल और कॉलेजों की है, जहाँ भी शिक्षा का हम काम करते हैं। फिर दूसरी जिम्मेदारी परिवार की है और माता पिता की बहुत जिम्मेदारी है तीसरे नंबर पे, जबकि जन्म देने वाले वही हैं, लेकिन आसपास के लोगों का प्रभाव बहुत पड़ता है, समाज का प्रभाव बहुत पड़ता है। तो किसी ने भी उसको मारा हो या वो खुद मरा हो, चलो हम कहते हैं कि किसी ने मार दिया, वो नाम खुल जाएंगे, जांच हो जाएगी, उनको सजा मिल जाएगी, लेकिन आपने क्या सीखा इस घटना से? और घटनाएं रोज घटेंगी जीवन में, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका जीवन भी नरक से भर जाएगा, और जिस समाज में आप रहोगे उस समाज को आप नरक के सिवाय कुछ नहीं दे सकते। तो इसलिए जिम्मेदारी है अपने ऊपर। स्कूल कॉलेजों की जिम्मेदारी तो है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद हमें भी फिर अपने प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम मारने वालों में शामिल हो रहे हैं या हम मरने वालों में हो रहे हैं, या हम मध्यम मार्गी हो रहे हैं। दोनों के बीच में भी एक मार्ग है जो कृष्ण भगवान का मार्ग है। कृष्ण भगवान गीता का उपदेश करते हैं तो फिर सुदर्शन चक्र भी तैयार रहता है और आवश्यकता पड़ने पर चल जाता है। लेकिन समाज में तो बिना आवश्यकता के सुदर्शन चक्र चल रहे हैं। या तो व्यक्ति अपने को समाप्त कर लेता है उस सुदर्शन शक्ति से, या समाज को कर देता है। दोनों ही घातक है। तो प्रिय मित्रों, जागो, जिम्मेदारी लो कि हम किस में शामिल हैं, मरने वाले में शामिल हैं या मारने वालों में शामिल हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि एक मध्यम मार्ग है, वहाँ हम जीवन भी दे सकते हैं और वहाँ हम किसी को मृत्यु भी दान में दे सकते हैं, जीवन दान भी दे सकते हैं। और वहाँ हम मरने वाले के कल्याण की भी भावना रखते हैं और जिसको जन्म दिया है उसके कल्याण की भावना भी रखते हैं। परिस्थितियां बन जाती हैं कभी, जैसे महाभारत का युद्ध बना, वो परिस्थितियां थी। कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध, लेकिन परिस्थितियां बनी। तो समय बहुत बलवान है, समय की हर शय गुलाम है। समय बहुत कम है। आज अगर होश आ जाए तो धन्यवाद करना समय का कि वो क्षण आ गया। एक गीत है, ए प्रेम, मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन भाव बताता हूँ। तेरी पहली नज़र को सलाम, जब हम मिले उस घड़ी, उस समय, उस स्थान, जो भी उसमें वर्णन है, उसको सलाम। मतलब हर उस मोमेंट को सलाम जब हम मिले, जब हमारा प्रेम हुआ। तो ये दो व्यक्तियों के प्रेम की बात है। लेकिन जब उस अस्तित्व से प्रेम हो जाए, प्रकृति से प्रेम हो जाए, परमात्मा से प्रेम हो जाए, स्वयं से प्रेम हो जाए, तो उस क्षण को सलाम करना, ये सबसे अमूल्य धरोहर है आपकी। सबसे कीमती तोहफा जो आपको मिला इस जीवन के संघर्ष में। संघर्ष से व्यक्ति निखरता है, लेकिन जब उसका प्रसाद मिलता है तो वो चूक जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो उस क्षण को सलाम करना, उस क्षण को भूलना नहीं। तो अभी भी आपके लिए आज बहुत आदेश, उपदेश, संदेश हैं, लेकिन समय बलवान है, समय की हर शय गुलाम है। 35 मिनट हो गए हैं, तो बहुत लंबी वीडियो बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं वो देखना पसंद नहीं करते। तो मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है और अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इसी के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आज का जो संदेश है वो आदेश भी है, वो उपदेश भी है। बस जागो। अगर कोई मार्ग है, ना हम मरने वाले बने, ना हम मारने वाले बने। हम एक ऐसा समाज, एक ऐसा अपना वसुधैव कुटुंब निर्मित करें
कि जहां किसी को ना मरना पड़े और ना किसी को मारना पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।